इस मूवी की शुरुआत में हम बॉब नाम के एक आदमी को देखते हैं। बॉब एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री में काम करता था। हम देखते हैं कि वो काम शुरू करने से पहले दर्द की कुछ दवाइयां खाता है और इसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है। बॉब का एक छोटा सा परिवार भी था, लेकिन पिछले 8 सालों में वो कभी उनसे मिलने नहीं गया और ना ही कभी उसने उन लोगों का हाल चाल पूछा। बॉब के परिवार में उसकी वाइफ थी और उसकी एक 15 साल की बेटी थी जिसका नाम ईवा था। ईवा जब छोटी थी तभी उसके पिता उसे छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से कभी उसे अपने पिता की गाइडेंस नहीं मिली और वो बड़ी होकर जिद्दी लड़की बन गई। डार्लिन ईवा को उसके दोस्तों के साथ बाहर जाने से मना करती है, लेकिन ईवा उसकी बातों पर गौर नहीं करती और उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बॉब, जो 100 मिल में काम करके अकेले अपना गुजर बसर कर रहा था, हम देखते हैं कि एक दिन काम करते हुए अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। बॉब के साथ वाले उससे उसकी तबीयत का पूछते हैं, लेकिन बॉब बड़ी चालाकी से उनकी बातों को टालता हुआ वहाँ से चला जाता है। बॉब जब अपने घर आता है तो उसे डार्लिन का फोन आता है। बॉब उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल करने से मना किया था, तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया। उन दोनों की पिछले 8 सालों से बात नहीं हुई थी और ना ही डार्लिन को पता था कि बॉब कहाँ रहता है। डार्लिन उसे फोन काटने से मना करती है और उसे बताती है कि हमारी बेटी को अब एक पिता की जरूरत है, वो ईवा को अकेले नहीं संभाल सकती। डार्लिन बॉब से ईवा की बहुत शिकायतें करती है और उसे समझाती है कि उसका एक पिता के तौर पर वापस आना कितना जरूरी है, लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बॉब उसे वापस आने से मना कर देता है और कहता है कि आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत करना। हम देखते हैं कि बॉब अपने पूरे शरीर को कपड़े से ढक कर रखता था और उसके हाथों और उंगलियों पर ढेर सारी पट्टियां लगी हुई थी। वो जब उन पट्टियों को निकालता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथों की उंगलियां इनविजिबल हो चुकी थी। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक रेयर मेडिकल कंडीशन थी, या फिर कहें कि एक बीमारी जिसमें किसी आदमी का शरीर गायब होने लगता है। बॉब अपने हाथ की जांच करता है, लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता था कि वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, जिस तरह उसके पिता हुए थे। बॉब की ये बीमारी खानदानी थी, जिसकी वजह से बॉब अपने परिवार से अलग हो गया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसके गायब होते हुए घिनौने शरीर को देखे। बॉब बेशक अपने परिवार से दूर था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उनकी परवाह भी थी। वो अपना मन हल्का करने के लिए एक बार में जाता है और उस रात वो बहुत शराब पीता है। एक बारटेंडर जो उसे कई सालों से जानती थी, वो बॉब से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉब उसे जरा भी भाव नहीं देता। हम देखते हैं कि नेल्सन नाम का एक आदमी बॉब के पास आता है और वो उसे कुछ ड्रग्स देता है। बॉब नशे का भी आदी हो चुका था, जिसकी वजह से वो बहुत कम ही पैसे बचा पाता था। नेल्सन उसे बताता है कि अब इनकी कीमत बढ़ चुकी है और उसे इस नए माल के लिए दोगुने पैसे देने होंगे। बॉब पहले तो उसकी बातों पर हंसता है, लेकिन नेल्सन सीरियस था। वो बॉब से कहता है कि अगर पैसे नहीं है तो वो उसे माल भी नहीं दे सकता। अगले दिन जब बॉब सॉमिल में काम कर रहा था तो वो देखता है कि मशीन की बेयरिंग में फॉल्ट की वजह से लकड़ी की ठीक से कटाई नहीं हो रही थी। अपने दोस्त से कहकर वो उसे ठीक करने के लिए ऊपर जाता है। बॉब की नजर जब उस लकड़ी काटने वाली मशीन पर जाती है तो एक बार के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि वो उसके अंदर कूदकर आत्महत्या कर ले, लेकिन तभी उसका दोस्त पीछे से उसे आवाज लगाता है, जिसकी वजह से बॉब को होश आता है और वो अपना मन बदल लेता है। बॉब फैसला करता है कि वो एक बार अपनी बेटी से मिलने जाएगा, क्योंकि इतने सालों में उसे पहली बार अंदर से महसूस हो रहा था कि उसकी बेटी को उसकी जरूरत है। अगले दिन बॉब अपने बॉस से कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। वो उसे छुट्टी का कारण नहीं बताता, इसलिए उसका बॉस उसे शिफ्ट खत्म होने के बाद बात करने को कहता है। बॉब को उसी वक्त वहाँ से जाना था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। बॉब आखिर में लीव तो ले लेता है, लेकिन उसने अपने बॉस को नाराज कर दिया था। शाम के समय बॉब अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर की ओर निकल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों के बाद जब वो उससे मिलेगा तो वो उसे क्या कहेगा। उसके दिमाग में बहुत सवाल घूम रहे थे, लेकिन तभी उसे फिर से पेट में दर्द होने लगता है और वो कार से अपना कंट्रोल खो देता है। बॉब की कार सड़क से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया था और उसकी कार भी खराब हो गई थी। वो मदद के लिए नेल्सन को फोन करता है, लेकिन बॉब ने उसकी कार के साथ जो लापरवाही दिखाई थी, नेल्सन उसके लिए उससे बहुत नाराज था। बॉब पास के कॉफी शॉप में जाता है और देखता है कि उसका पेट धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा था। इनविजिबल होने का ये प्रोसीजर इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब भी उसका कोई अंग गायब होना शुरू करता था तो बॉब को बहुत दर्द होता था। कुछ देर बाद क्रिस्बी नाम का एक आदमी बॉब से मिलने आता है। वो बॉब को बताता है कि तुमने जो उसकी कार के साथ किया है, नेल्सन उससे बहुत गुस्सा है। क्रिस्बी को पता चलता है कि बॉब साउथ की ओर जा रहा था। वो बॉब से कहता है कि इस छोटे से एक्सीडेंट में जो तुम्हारा बड़ा सा नुकसान हुआ है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसकी भरपाई करने की हालत में हो। वो बॉब को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि उसे साउथ में कुछ जगहों पर अपने ड्रग सप्लाई करने हैं और अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो उस कार की रिपेयर का सारा खर्च वो खुद उठाएगा। बॉब उसका ये इलीगल काम नहीं करना चाहता था, पर उसके पास नुकसान की भरपाई का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो इस डील के लिए मान जाता है।
इसके बाद क्रिस भी जंगलों में जाता है। वहाँ पर उसे 2 भालू दिखाई देते हैं, जिसमें से वो एक को मारकर उसके दिल को निकाल लेता है। क्रिस भी उसके ऑर्गन को एक आइस बॉक्स में रखकर उसे बॉब को दे देता है। वो उसे एक सेलफोन देता है और उन लोगों के एड्रेस जिनके पास उसे वो बॉक्स डिलीवर करना था। बॉब की तस्वीर खींची जाती है और वो उसकी फोटो को अपने ग्रुप में डाल देता है ताकि बॉब किसी भी तरह की चालाकी न कर सके। इसके बाद बॉब पूरी रात ड्राइव करके अपने शहर पहुंच जाता है। डार्लिन जब बॉब को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो उसे हक करना चाहती थी, लेकिन बॉब उसे ऐसा करने से मना करता है। बॉब सिर्फ ईवा से मिलने आया था, पर उसे पता चलता है कि ईवा घर पर नहीं थी। डार्लिन बॉब को शावर लेने के लिए कहती है और उसे कुछ खाना खाने के लिए कहती है, पर बॉब उसे इन सब के लिए मना कर देता है और कहता है कि वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, वो कहीं बाहर कमरा लेकर रहेगा। उस रात बॉब गराज में ही सो जाता है और जब सवेरे वो सोकर उठता है तो ईवा उससे मिलने आती है। उसकी बेटी उसे देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी। वो तो उनसे कोई शिकायत भी नहीं करती। वो दोनों आपस में इस तरह बात करते हैं जैसे कि वो दोनों कभी अलग ही नहीं हुए थे। यहाँ बॉब समझ गया था कि ईवा ने उसके बिना जीना सीख लिया है और उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बॉब उस आइस बॉक्स को क्रिस्बी के बताए हुए एड्रेस पर डिलीवर करने जाता है। जब उन लोगों को पता चलता है कि बॉब क्रिस्बी का आदमी है तो वो उसकी तलाशी लेते हैं। उस आइस बॉक्स के बदले बॉब को एक पैकेट दिया जाता है जिसे उसे किसी दूसरे एड्रेस पर डिलीवर करना था। ईवा जब अपने घर पर दोबारा लौटती है तो वो इस बार बॉब से अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछती है। बॉब का फैमिली बैकग्राउंड शुरुआत से ही ठीक नहीं था, क्योंकि उसके पिता एक दिन अचानक से ही गायब हो गए थे। इसलिए बॉब को भी उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। ईवा बॉब से कहती है कि क्या आप मॉल से मिले। बॉब कहता है कि ये कौन है, जिसके बाद वो बॉब के ऊपर हंसने लगती है और उसे कहती है कि आपको जल्दी पता चल जाएगा। दरअसल बॉब के जाने के बाद उसकी वाइफ डार्लिन ने मॉल नाम की एक लड़की से दोस्ती कर ली थी और बॉब को नहीं पता था कि उसकी पत्नी अब एक लेस्बियन है। एवा जब बाजार में भटक रही थी तभी उसकी नजर एक चाइनीज शॉप पर पड़ती है। ये दुकान बहुत बड़ी थी और यहाँ पर किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए प्राचीन चाइनीज दवाइयाँ रखी हुई थी। एक औरत ईवा के पास आती है और उसे दुकान में रखी सभी दवाइयों के बारे में बताने लगती है। एवा जैसे वहाँ पर कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उस औरत का अजीब बिहेवियर देखकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एवा अपने दोस्तों के पास जाती है और वो अपना ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताया करती थी। ईवा और कुछ लड़कों ने प्लान किया था कि इस छुट्टियों में वो कुछ रोमांचक करेंगे, जिसके लिए वो फैसला करते हैं कि रात के समय वो एक मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे जो पिछले कई सालों से सुनसान पड़ा हुआ था। ईवा की दोस्त अमीलिया को बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसे भी मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है। रात होते ही वो सभी उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं। एक लड़का कहता है कि ये हॉस्पिटल 90 साल पुराना है और अब यहाँ कोई नहीं आता जाता। हमें यहाँ पता चलता है कि ईवा यहाँ सिर्फ रोमांच के लिए नहीं आई थी। कुछ सालों पहले उसके ग्रैंडफादर भी इसी अस्पताल में भर्ती थे और ईवा जानना चाहती थी कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से कहीं गायब हो गए। ईवा वहाँ पर अपने ग्रैंडपा के मेडिकल रिकॉर्ड्स ढूंढने आई थी। वो सभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आदमी सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर सभी चीखने चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो आदमी पलक झपकते ही कहीं गायब हो गया था। ये पूरा हॉस्पिटल भूतिया था और सभी डरकर भागने लगते हैं। इस भगदड़ में एमिलिया गलती से ईवा के ग्लव्स नीचे खींच लेती है और वो देखती है कि उसका आधा हाथ कटा हुआ था। ईवा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी उसे वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ईवा को भी बॉब की तरह इनविजिबल होने की बीमारी थी। उनकी ये बीमारी खानदानी थी और शायद उसके ग्रैंडपा भी इसी बीमारी से सफर कर रहे थे। हम देखते हैं कि बॉब डार्लिन के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। इतने सालों में डार्लिन ने कभी भी ईवा को उसके पिता के बारे में बुरा भला नहीं बोला, क्योंकि वो चाहती थी कि ईवा अपने पिता से नफरत ना करे। वो दोनों जब अपने घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ईवा काफी देर से घर नहीं आई थी। वो सभी पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि वो आज से पहले कभी भी बिना बताए घर के बाहर नहीं गई थी। मॉल बॉब के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि ये सब उसके आने से शुरू हुआ है। वो दोनों ईवा को ढूंढने जाते हैं और बॉब ईवा के कमरे की तलाशी लेता है, इस उम्मीद में कि उसे कुछ क्लू मिलेगा। एक दराज के अंदर उसे ईवा का फोन मिलता है जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। बॉब तुरंत उस फोन को ठीक करवाता है और उसके अंदर उसे कुछ मैसेजेस मिलते हैं। उसे पता चलता है कि आखिरी बार ईवा और उसके दोस्तों ने एक मेंटल हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाया था। उसे लगा कि शायद वो अमीलिया के घर होगी, इसीलिए वो पता करने के लिए उसके घर जाते हैं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमीलिया घर पर नहीं थी। बॉब को वहाँ पर कुछ लड़के मिलते हैं। उनमें से एक को बॉब पहचान लेता है, लेकिन वो लड़के जो कल रात उसके साथ उस हॉस्पिटल में गए थे वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। वो ईवा और उसकी मॉम का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद बॉब को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने लगता है।
इसी बीच उसे क्रिस्पी का फोन आता है। वो बॉब से पूछता है कि उसने अभी तक डिलीवरी की कि नहीं, पर बॉब उसे कहता है कि अभी वो किसी इमरजेंसी में फंस गया है। बॉब जरा भी समझने की कोशिश नहीं करता कि वो टाइम पर डिलीवरी ना करके कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। बॉब को याद आता है कि पिछली ही रात एवा अपने ग्रैंडपा के बारे में पूछ रही थी। उसे लगा कि शायद वो उस हॉस्पिटल में गई होगी जहाँ उन्हें आखिरी बार भर्ती किया गया था। वो दोनों तुरंत उस हॉस्पिटल में जाते हैं, पर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोक लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। डार्लिन उसे बताती है कि उसकी बेटी खो गई है और उसे लगता है कि वो अंदर है, लेकिन वो गार्ड बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं था। बॉब और उस गार्ड के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद बॉब जबरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। हम देखते हैं कि वो गार्ड उस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए बॉब को अरेस्ट कर लेता है और उसे डिटेन कर लिया जाता है। हॉस्पिटल का स्टाफ उनकी परेशानी समझता था, इसलिए पूरे अस्पताल के सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं, लेकिन काफी छानबीन के बाद भी उन्हें एवा के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं मिलता। एक डॉक्टर डार्लिन को बताती है कि हमें बॉब को डिटेन करना होगा। हमें यहाँ पता चलता है कि वो डॉक्टर बॉब की कंडीशन के बारे में जानती थी, क्योंकि एक समय में उसने बॉब के फादर का भी इलाज करने की कोशिश की थी। दरअसल बॉब के पिता इनविजिबल होने वाली बीमारी से ग्रसित तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक दुर्घटना का भी शिकार हो गए थे, जिसमें उनका शरीर पूरी तरह से जल गया था। डॉक्टर उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे परिवार से झूठ बोला कि तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है। वो उसे एक कमरा दिखाती है जहाँ उसके पिता को कई सालों तक रखा गया था ताकि वो उसकी बीमारी का इलाज ढूंढ सके। बॉब को यकीन नहीं होता कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं और वो इतने सालों से इसी हॉस्पिटल में थे। उस रात जब वो सो रहा था तो कोई उसके कमरे का दरवाजा खोलता है। बॉब के कान में चुपके से एक आवाज आती है जो उसे कह रही थी कि उसे एवा को जल्दी ढूंढना होगा। बॉब की जब नींद टूटती है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके कपड़े और हॉस्पिटल की चाबियां रखी हुई थी। बॉब जरा भी देरी नहीं करता और रात को उस हॉस्पिटल से भाग जाता है। बॉब अपने घर आता है जहां मॉल उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसी बीच क्रिस्पी बॉब को एक बार फिर से फोन करता है और इस बार वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। टाइम पर डिलीवरी ना होने की वजह से क्रिस्पी का बहुत नुकसान हो रहा था। वो इतने नुकसान के बाद भी बॉब को शांत दिमाग से समझाता है कि वो डिलीवरी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉब उससे ठीक से बात नहीं करता और उसका फोन काट देता है। बॉब को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे, लेकिन तभी उसे एमिलिया का मैसेज आता है। एमिलिया उससे माफी मांगती है क्योंकि जब वो उसके घर आया था तो एमिलिया अंदर ही थी, लेकिन अपने डैड के डर से वो बाहर नहीं आई। इसके बाद बॉब गुस्से में उसके घर जाता है और एमिलिया के डैड का गिरेबान पकड़कर उसे बहुत धमकाता है। एमिलिया उसे बताती है कि उस रात वो सभी मेंटल हॉस्पिटल गए थे, लेकिन उसके बाद से ही वो ईवा से नहीं मिली है। एमिलिया उसे ईवा का बैग देती है और जब बॉब उस बैग को खोलता है तो उसे उसके अंदर एक चाइनीज टी बैग मिलता है। बॉब को याद आता है कि ऐसा ही एक बैग उस आदमी ने भी उसे दिया था जिसके यहाँ उसने उस भालू के ऑर्गन की डिलीवरी की थी। वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। उसे मारने के लिए बॉब के हाथ में हथियार था, क्योंकि उसे लगा कि शहर में जो लड़कियां गायब हो रही थीं, उसके पीछे इसी आदमी का हाथ है। वो आदमी उसे कहता है कि उसके भी बच्चे हैं और वो इस तरह के काम नहीं करता। वो बॉब को उस चाइनीज शॉप का एड्रेस बताता है जहाँ से वो उस टी बैग को लाया था। बॉब जब उस चाइनीज शॉप में जाता है तो उसे वहाँ पर वही औरत मिलती है जिसने शुरुआत में ईवा को वो टी बैग दिया था। बॉब उससे अपनी गुमशुदा बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो औरत सच जानते हुए भी उसे कुछ नहीं बताती। इसी बीच बॉब की नजर उस शॉप के बाहर रखी हुई एक साइकिल पर पड़ती है जो कि उसकी बेटी ईवा की थी। बॉब को अब यकीन हो गया था कि उसके गायब होने के पीछे जरूर इन्हीं लोगों का हाथ है। वो अपने सिर से अपनी टोपी उतारता है और हम देखते हैं कि उसका सिर गायब हो चुका था। बॉब कहता है कि उसकी बेटी को भी यही बीमारी है और उसे उसकी जरूरत है। वो औरत उसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि उसकी बेटी वहाँ नीचे की तरफ है। बॉब जब नीचे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ चाइनीज लोग कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलकर लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका मकसद था बीमारियां ठीक करना, लेकिन उनके तरीके बहुत गलत थे। हम यहाँ ईवा को देखते हैं जिस पर वो डॉक्टर्स किसी लैब रैट की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ईवा को एक छोटे से केज के अंदर रखा गया था ताकि वो कहीं भाग न सके। बॉब उन सभी को मारता हुआ ईवा को वहाँ से छुड़ा लेता है। ईवा देखती है कि उसके पिता को भी वही बीमारी थी जो उसे है, लेकिन इन सब बातों के लिए ये सही समय नहीं था। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो चाइनीज लेडी पुलिस को फोन कर देती है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। वो तो अपनी दवाइयाँ बेचकर लोगों की दिल से मदद करना चाहती थी और इसीलिए वो यहाँ आने वाले किसी भी आदमी को खाली हाथ नहीं भेजती थी, लेकिन ये डॉक्टर्स उसके जैसे नहीं थे। बॉब को एक बार फिर से पेन होने लगता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह ड्राइव करके घर पहुंच जाते हैं। डार्लिन जब बॉब को इस हालत में देखती है तो वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती क्योंकि उसे उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पहले से पता था। वो मॉल को कुछ इंजेक्शंस लाने को कहती है और इस पूरी सिचुएशन को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती है। अगली सुबह बॉब फिर से नॉर्मल हो गया था। उसने ईवा को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया था
और अब वो यहाँ और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए बॉब वापस जाने लगता है। ईवा देखती है कि वो ड्राइव करने की हालत में नहीं थे, इसलिए वो भी उनके साथ चलने की जिद करती है। पूरी रात ड्राइव करने के बाद बॉब अपने परिवार से दूर वापस उसी जगह पहुंच गया था जहां वो पिछले 8 सालों से रह रहा था। ईवा बॉब से पूछती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चले गए, जिस पर बॉब उसे कहता है कि उसके पिता को भी यही बीमारी थी और जब मैं छोटा था तो मैं उन्हें कभी समझ नहीं पाया, इसलिए मैं उनसे नफरत करता था। बॉब नहीं चाहता था कि उसकी बेटी भी उससे नफरत करे, इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने घर को छोड़ दिया। हम देखते हैं कि बॉब का चेहरा अब गायब होने लगा था, पर ईवा उसके चेहरे का मेकअप करके उसे थोड़ी देर के लिए ठीक कर देती है। बॉब अपने दोस्त नेल्सन को अपने पास बुलाता है और उसे वो पैकेट देता है जो उसे डिलीवरी करने के बाद मिला था। वो नेल्सन से कहता है कि इसे तुम क्रिस्बी को दे देना और उसे कहना कि उसकी और मेरी डील यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद बॉब ईवा को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है जहां उसने अपने 8 साल अकेले बिताए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेल्सन उस पैकेट को क्रिस्बी तक पहुंचा देता है, पर जब क्रिस्बी उसे खोलता है तो उसके अंदर वो नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। अब ये कोई भी हो सकता था, फिर चाहे वो नेल्सन हो या फिर वो आदमी जिसने बॉब को वो पैकेट दिया था। लेकिन क्रिस्बी को लगा कि ये काम बॉब ने किया है, इसलिए वो उससे अपने इस नुकसान की भरपाई करवाना चाहता था। हम देखते हैं कि बॉब 70% गायब हो चुका था और वो ईवा को कहता है कि अब उसे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। ईवा उसे फिर से छोड़कर जाने से मना करती है, पर बॉब ने अपना मन पहले ही बना लिया था। वो ईवा से कहता है कि तुम मेरी तरह मत बनना, कोशिश करना एक आम जिंदगी जीने की जो मैं कभी नहीं कर पाया। ईवा के काफी समझाने के बाद भी बॉब उसके पास नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। बॉब उस फैक्ट्री में जाता है जहाँ वो काम किया करता था। उसे वो लकड़ी काटने वाली मशीन दिखाई देती है जिसके अंदर कूदकर वो सुसाइड करने वाला था। उस रात ईवा रोते रोते सो गई थी और अगली सुबह जब सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं तो उसकी नींद खुल जाती है। ईवा को बाहर किसी के होने की आहट महसूस होती है और जब वो गेट खोलती है तो उसके सामने क्रिस्बी खड़ा था। क्रिस्बी वहाँ बॉब को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। ईवा उसे कहती है कि बॉब ने ये जगह बेच दी है और अब वो यहाँ नहीं रहता। क्रिस्बी जब उसके घर में तलाशी लेता है तो उसे वहाँ पर एक फोटो मिलती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये लड़की बॉब की बेटी है। बॉब ने उसका बहुत नुकसान किया था, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर नहीं था, इसलिए अपना बदला लेने के लिए वो ईवा का रेप करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो ईवा को छूता है हम देखते हैं कि बॉब उसे पीछे से खींच लेता है। बॉब जो पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका था वो क्रिस्बी को बहुत मारता है। इस हाथापाई में बॉब को बहुत चोट लग जाती है, लेकिन आखिर में वो क्रिस्बी को मार डालता है। बॉब अपनी बेटी से उसे छोड़कर जाने के लिए उससे माफी मांगता है, पर वो उसे वादा करता है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। वो दोनों क्रिस्बी की लाश को एक डंप यार्ड में फेंक देते हैं। यहाँ पर हम एक भालू को देखते हैं जो क्रिस्बी को सूंघता हुआ उसके पास आता है और शायद वो उसे खा जाएगा। बॉब ईवा को अपने पिता के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें इस हालत में देखूं। वो खुद को हमेशा मुझसे दूर रखते थे। उसे कुछ दिनों पहले ही पता चला कि वो मरे नहीं थे, बल्कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। बॉब को नहीं पता था कि वो अभी जिंदा है भी कि नहीं, और अगर जिंदा है भी तो कहाँ पर हैं। ईवा को याद आता है कि उसने उस दिन उस पुराने मेंटल हॉस्पिटल में एक आदमी की परछाई देखी थी। वो समझ जाते हैं कि उसके ग्रैंडपा अभी भी जिंदा हैं और इतने सालों से वो दुनिया से छुपकर रह रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों उनसे मिलने के लिए शहर की तरफ निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।